हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की क्लास है। तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आया। तुगलक वंश की जो विस्तार सीमा थी वो आप देख सकते हैं, जो डार्क हो रहा है ये तुगलक वंश था, यानी कि तुगलक डायनेस्टी थी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खिलजी वंश का अंत कर दिल्ली में एक नए वंश का उदय हुआ जिसे तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी कहते हैं। खिलजी वंश का अंत होता है और खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश अधिकार जमाता है। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1413 ईस्वी तक राज्य किया, यानी कि 13-14-20 यानी 1320 से 1413 तक तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जाए रखा। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को अपने गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया। मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक वंश का जो संस्थापक था, इसका पहले नाम क्या था? गाजी मलिक था। लेकिन जब ये दिल्ली की सल्तनत पर बैठा तब इसने अपना नाम गाजी मलिक से गयासुद्दीन तुगलक कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की और 1314 से 13 ईस्वी तक ये तुगलक वंश चला। गयासुद्दीन तुगलक का पहले नाम गाजी मलिक था, लेकिन जब उन्हें दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया, अपनी सत्ता हासिल कर ली, तो अपना नाम इसने गयासुद्दीन तुगलक कर लिया था। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के वंश के शासक देखिए। इसमें पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन व्यवस्था में रहा। मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 तक उसने सत्ता चलाई। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमाए रखा। मोहम्मद खान ने 1388 में दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड 1388 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बना। अबू बाकर 1389 से 1390 ईस्वी तक उसका दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 1394 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। हुमायूं 1394 से 1395 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और नसरुद्दीन महमूद 1395 से 1412 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। ये कुल मिला के 9 सुल्तान हुए जो तुगलक वंश से संबंधित थे। आगे चलिएगा, देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक उसने राज्य किया। यह दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। इसका पूर्व नाम, इसका पहले नाम क्या था? गाजी मलिक था। लेकिन जब दिल्ली का ये शासक बनता है तो इसने अपना नाम बदल के गयासुद्दीन तुगलक कर लिया। जिसने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन कर लिया। गयासुद्दीन 8 सितंबर 1320 को यह दिल्ली
की गद्दी पर बैठा और अगले 5 वर्ष तक शासन किया। 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 5 वर्ष तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। वह पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द, गाजी के शब्द का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, जोड़ा। इसे तुगलक गाजी भी कहते हैं। उसने मंगोलों के 23 आक्रमण विफल की, यानी कि इस गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों से 13 बार आक्रमण किया और 13 बार भी उसने मंगोलों को हराया और अपनी जीत हासिल की। आगे बढ़ते हैं, तुगलक वंश ने क्या क्या सुधार किए, वो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या सुधार किए, या फिर तुगलक डायनेस्टी में क्या क्या सुधार हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन को बनाया। उसने न ज़्यादा शक्ति रखी, न ज़्यादा नरमी रखी, न ज़्यादा संयम रखा। इन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, इसलिए से रस्म ए म्यान कहा। क्या? इसने रस्म ए म्यान यानी कि संयम, शक्ति, नरमी के मध्य इन्होंने समानता अपनाई, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा लेने का आदेश जारी किया। उसने कहा जो भी लगान ली जाएगी वो उपज का या तो 1/10 होगा या 1/12 होगा, इससे ज़्यादा लगान वसूल नहीं किया जाएगा। गयासुद्दीन के मध्यवर्ती जमींदार विशेष रूप से मुकद्दम तथा खूतों को उसने पुराने अधिकार लौटा दिए। खिलजी वंश में इन लोगों से जो अधिकार छीन लिए गए थे वो सभी अधिकार गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें वापस दे दिए, जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय थी। देखिए, बलबन के समय और गयासुद्दीन तुगलक के समय इनको समान अधिकार मिली, लेकिन जो खिलजी वंश था उसमें मुकद्दमों के जो मुकद्दम लोग हुआ करते थे उन लोगों में अधिकार छीन लिए गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने मध्यवर्ती जमींदारों विशेष रूप से मुकद्दम तथा खातूनों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जिससे उनको पहले जैसी स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय में प्राप्त थी। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के रूप में कुएं, नहर तथा निर्माण करवाया। इसने क्या करवाया? कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया, और संभवतः नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। भारत में जो नहरों का जाल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कुएं भी बहुत ज़्यादा कुएं इसने खुदवाए ताकि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हो सके, और नहर तंत्र जो आज भारत में दिखाई दे रहा है, इस सब का जन्मदाता गयासुद्दीन तुगलक था। अर्थात ये अपने राज्य को संपन्न बनाने में हर संभव प्रयास करता था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। जो डाक व्यवस्था थी उसने डाक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। ये सुधार करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदार नीति अपनाई, जिससे बर्नी ने रस्मे म्यान तथा मध्यपंथी नीति का जो बर्नी उन्होंने इसकी नीतियों को जो नाम दिया उसे कहा गया रस्मे म्यान या अथवा मध्यपंथी नीति। न ज़्यादा सख्त न ज़्यादा उदार, दोनों के बीच का जो रास्ता निकलता वही गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया और अपने राज्य को खुशहाल बनाने का हर संभव प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागे तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। दागे मतलब उनका हुलिया प्रथा उसने चलाई थी। दागने तथा चेहरा प्रथा को अच्छे तरीके से लागू किया। महत्वपूर्ण विजय देख लेते हैं। वारंगल तथा तेलंगाना की विजय 1324 ईस्वी में, तिरुपति विजय, मंगोल विजय, ठीक है, 1324 ईस्वी में ये 2 विजय उसने हासिल की हैं। निर्माण कार्य देख लेते हैं। तुगलकाबाद नामक एक दुर्ग की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी।
इसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस जब लौट रहा था तो लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर इस अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन ने प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिससे दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई? अफगानपुर में हुई। कब हुई? 1325 में हुई। ठीक है, वो बंगाल अभियान से लौट रहा था तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस महल में प्रवेश करता है वही महल टूट के गिर जाता है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसका चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है, तो उसका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। अब इसके बाद आता है नया वंशज जो है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का ही है ये। ठीक है, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसका पुत्र कौन था? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। इसका मूल नाम उलूग खां था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान योग्य व्यक्ति था। इसके अलावा वह पर्शियन कविता का बहुत बड़ा शौकीन था, बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसकी सोच उसके समय से बहुत आगे थी। उसने बहुत सारे विचारों पर मंथन किया, लेकिन उन विचारों को क्रियान्वित करने से जुड़े उसके पैमाने बहुत मजबूत और टिकाऊ नहीं थे। मतलब उसने नीतियाँ तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उन नीतियों को पूरे अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वह असफल रहा। उसने अपने राज्य में मध्य राजधानी की स्थापना और टोकन करेंसी के रूप में विभिन्न प्रयोग किए। मतलब महत्वपूर्ण जो प्रयोग किए थे, उसने अपने राज्य की राजधानी परिवर्तित की थी और टोकन करेंसी प्रतीक मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका चलन किया, और ये दोनों ही पूरी तरह से असफल रहे। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पागल या रक्त पिपासु शासक कहा। ठीक है, जो लोग थे उन्होंने इसे किस नाम से संबोधित किया? पागल या रक्त पिपासु या स्वप्रशील शासक के नाम से भी जाना जाता। क्वेश्चन ऐसे घुमा के रख देगा, स्वप्रशील किस राजा का टाइटल था या शीर्षक था? तो याद रखना इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। या रक्त पिपासु किस शासक का टाइटल था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य देख लेते हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी। संभवतः वृद्धि 50% थी, परंतु उसी समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की यह योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दिबाड़ ए अमीर कोही नाम की एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजनाओं को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया। उसने जो योजनाएं बनाई, लेकिन किसानों की उदासीनता थी, किसानों की इधर रुचि नहीं थी, अधिकारी भ्रष्ट थे, इसलिए उसने इस योजना को बंद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। आगे देखिए, पहली योजना इसकी असफल होती है। अब दूसरी योजना बनाता है राजधानी परिवर्तन की। दूसरी नीति लेके आता है 1326 से 1327 ईस्वी के बीच में।
तुगलक ने अपनी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान मोहम्मद मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। ठीक है, देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। ये बात अच्छे समझ के जाना। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई। मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्ण रूप से असफल रही और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस जाने की अनुमति दे दी। मतलब दो योजना उसकी असफल हो चुकी हैं। एक तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जो लगान में वृद्धि की थी, उससे वो भी योजना सफल हुई। दूसरी योजना लेके आया राजधानी परिवर्तन की, जो राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद जो राजधानी शिफ्ट की, वह भी योजना उसकी असफल गई, जिससे अंत में बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खुल गया। जब इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी में स्थापित की, तो वहीं से बहमनी साम्राज्य के उदय की जो जड़ थी वो वहाँ पड़ गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तीसरी योजना लेके आया है। तीसरा जो नीति लेके आया वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330। इस योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश करेगा। दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो याद रखना, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत संभवतः पीतल, फरिश्ता मानता है कि ये जो सिक्के थे वो पीतल के थे, लेकिन तो बरनी के अनुसार ये सिक्के तांबा के थे, के धातुओं के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए के टंका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से ही दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। मतलब इसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो सांकेतिक मुद्रा बनाने के लिए पीतल अथवा तांबा का प्रयोग हुआ, लेकिन उसी समय देश के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से टकसालें स्थापित हो गईं और उससे नकली या जाली सिक्के का टंकड़ होने लगा। इस तरीके से लोग जो कर का भुगतान करते थे, लगान का भुगतान करते थे, वो जो नकली सिक्के उनसे करने लगे और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा उसने चीन और ईरान से मिली। याद रखना, उसने क्यों चलाई? ईरान और चीन से प्रेरणा लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा चलाने की नीति बनाई। वहाँ के शासकों ने इस योजना को सफलतापूर्वक चलाया था। कहाँ के? ईरान और चीन के शासकों ने सांकेतिक मुद्रा को अच्छे से चलाया, जबकि मोहम्मद तुगलक का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। अब है आगे योजना लेके आ रहा है, आगे इसकी नीति है खुरासन एवं कराचिल का अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने खुरासन एवं कराचिल अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे डाला, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना भी असफल हो गई। मतलब झगड़ा हुआ ही नहीं, दोनों में संधि हो गई, तो ये भी ये योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी।
कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को, अब आगे कराचिल अभियान भेज, पहला था देखो वारंगल का, दूसरा कराचिल। अब देख कराचिल अभियान पर जब उसने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजी, उसकी पूरी सेना जंगली रास्ते भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की यह भी योजना असफल हो गई। मतलब जो भी योजना लेके आता है सारी योजना उसकी असफल होती जाती हैं। अब देखिए इसकी मृत्यु कैसे हुई। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में ठट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और वहीं पर उसकी 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? ठट्टा के निकट गोंडाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से इस शासक का भी, मोहम्मद बिन तुगलक का भी चैप्टर क्लोज होता है। अब आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसके पिता का नाम रज्जब था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक समझते हो, तुगलक का छोटा भाई था। रज्जब जो फिरोज शाह तुगलक था वह रज्जब का लड़का था, जो गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था। जिसने तुगलक वंश की स्थापना की वो गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था, जब उसकी माता दीपालपुर की राजकुमारी थी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो उसके पूर्व के शासकों द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया था उन करों को बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के कार्य राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया। केवल उन 4 करों को उसने लागू रखा जो शरीयत में उल्लेखित थे, जैसे खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज लगान था, खुम्स युद्ध में लूट का माल था और जजिया एवं जकात, ये 4 कर केवल उसने लगाए रखे और सभी 24 कर कष्टदायी करों को हटा दिया उसने। इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हों, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज एवं असहाय और साधनहीन हो। ठीक है, इनको वसूलने का आदेश दिया। ये जो कर आपने 4 देखे कौन कौन से, खराज, खुम्स, जजिया और जकात, इन 4 को ही वसूल करने का उसने योजना बनाई और सभी करों को समाप्त कर दिया। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई हक सर्व कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक तथा 150 मील लंबी सतलुज नदी से घग्गर नदी तक, 96 मील लंबी सिरमौर की पहाड़ी से लेकर झांसी तक और घग्गर से फिरोजाबाद तक एक यमुना से एवं घग्गर से फिरोजाबाद तक एवं यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। ये उसके निर्माण कार्य थे। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। ठीक है, उसने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फरुखुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाली। फरुखुद्दीन जौना, ठीक है, फरुखुद्दीन जौना की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया।
अनेक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ महिलाओं, स्त्रियों एवं विधवाओं एवं लड़कियों के लिए सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दारुल सफा यानी कि सफा का मतलब जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण कराया, जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। फिरोज के शासन काल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवान ए बंद गाह की स्थापना की। अब देखिए, संरक्षण शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबर एवं मदरसों की स्थापना कराई। उसमें जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज आसिफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फतवे ए जहांदारी एवं तारीख ए फिरोजशाही की रचना की। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोजशाही की रचना की। मृत्यु देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई। हौज खास परिसर में दिल्ली में उसे दफना दिया गया। मोहम्मद खान, अब आते हैं मोहम्मद खान की तरफ। चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मोहम्मद खान से जो भी है वो अगला वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।